नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल VRB एजुकेशन पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको विदित होगा कि DSSB का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। हम इतना लेट आ रहे हैं, इसका रीज़न ये है कि आपको पता तो लग ही गया होगा वैकेंसी कब से है, कब फॉर्म भरे जा रहे हैं। फिर भी हम एक बार चर्चा कर लेंगे। लेकिन ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं उनका हमारे पास में जो RPSC के लगे हुए हैं उनके जो मैसेजेस आ रहे थे कि सर अदर स्टेट्स वाले क्या OBC में काउंट होंगे, क्या सिलेबस को कैसे डिसाइड करें, इन सब चीज़ों के बारे में, क्या जो अपीयरिंग वाले स्टूडेंट्स हैं वो एलिजिबल होंगे क्या, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स के मैसेज आए, उसी को हम आधार मान के हमने भी सोचा बनाना चाहिए और उन सब की एक रिक्वेस्ट पे हमने भी सोचा है। उन्होंने कहा कि सर जो फर्स्ट पार्ट होता है उस फर्स्ट पार्ट में जो GK है और रीजनिंग है, जो कम से कम जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो तो हमें कम से कम करवा दो, जिससे क्या है कि जो हमारे SS के हो गए या फिर अदर जैसे संस्कृत वाले स्टूडेंट्स हो गए, हिंदी वाले स्टूडेंट्स हो गए और जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और हिंदी है, हिंदी के 20 क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इजी होते हैं, उनको कम से कम प्रीवियस कर लें तो हमारा टाइम देखो। CTET का पेपर है अभी 21 जनवरी को, फिर हमारा ये जो DSSB के फॉर्म अभी जो भरे जा रहे हैं, ओके, उसके बाद 8 फरवरी से जो भरे जाएंगे, उसके बाद में हमारे पास में जो भी टाइम बचेगा उसमें यदि आप जो स्टूडेंट्स मैथ से या रीजनिंग से डरते हैं उनके लिए हम हमारे YouTube चैनल पर ही जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको बहुत आसानी से और मेथड को समझते हुए, ज़्यादा नहीं कम टाइम में आपको जो इजी मेथड लगे उन इजी मेथड को यूज लेते हुए भी यदि आप 5 से 10 क्वेश्चन जो जैसे SS के हैं या फिर संस्कृत के हैं जो डरते हैं वो यदि इजी वे में बाकी सारे स्टूडेंट्स को देखोगे वो तो आपकी पकड़ ही बनेगी। और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने तैयारी पहले से कर रखी है, तो जो आधार मान के चलें वो आधार आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही मान के चलें, क्योंकि उसके अलावा कोई सिलेबस डिफाइन नहीं कर रखा है DSSB ने। तो हमें इस बात का नॉलेज भी नहीं है कि भाई कौन से क्वेश्चन उठ के आएंगे टॉपिक से, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन नहीं उठ के आएंगे। तो आधार जो माना जाए वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही माना जाए, ऐसा मेरा मानना है और इससे फ़ायदा भी होगा। और जो पार्ट फर्स्ट है उस पार्ट फर्स्ट में जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं उसको यहाँ पर हमारे YouTube चैनल पे हम सॉल्व करवाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यदि किसी को देखना हो तो, अदरवाइज़ आप नेगलेक्ट कर देना, कोई समस्या नहीं है उसमें। तो देखो आज हम बात करने जो जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं हमारे DSSB के ऊपर कि कैसा क्या पैटर्न रहेगा, कैसा क्या ना। वैसे तो आपको सभी को विदित होगा कि वैकेंसी का नोटिफिकेशन सबने देख लिया होगा, फिर भी मैं एक बार के लिए बात कर लेता हूँ कि कितनी वैकेंसी है, कौन से सब्जेक्ट्स वालों को किस बेस पे तैयारी करनी चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, एक बार के लिए देख लेते हैं। फिर हम हमारे टॉपिक्स पे आएंगे जिनको आज हम लेके आए हैं। देखिएगा, देखो ये आपके पास में नोटिफिकेशन दे रखा है, ओके, और नोटिफिकेशन आया था हमारे पास में 12 तारीख को, 12 जनवरी को आया था। और देखिएगा मेन चीज़ है क्या इसमें, सबसे पहले वो देखो आप, ये है कि आपका देखो एग्ज़ाम फॉर्म कब से कब तक आ रहे हैं ये आपको देखना है। ये देखिए 8 फरवरी 2024 से 8 मार्च 2024 तक हमारे क्या होंगे, फॉर्म भरे जाएंगे। अब इन दोनों से पहले, मतलब इन दोनों डेट से पहले 21 जनवरी को, कब 21 जनवरी को हमारा CTET का पेपर भी कंडक्ट हो रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल है क्या ये जो CTET दे रहे हैं वो CTET इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होगा या नहीं होगा, बस मेन इशू ये है जिसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन एक बार देख लेते हैं, देख लीजिए ये TGT दे रखा है, ओके, और TGT में हमारे पास जो वैकेंसीज हैं उनके बारे में थोड़ी हम चर्चा कर लेते हैं। देखो पहला ही नाम आता है मैथ का, ओके, जिसको हम काफ़ी टाइम से चर्चा करते रहते हैं। मैथ का देखिए मैं बता देता हूँ आपको, राजस्थान RPSC ने जो TGT का एग्ज़ाम करवाया है उसमें 700 के लगभग सीटें वैकेंट गई हैं। रीज़न क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी जो लास्ट टाइम हमारा DSSB ने लिया था उसमें भी सीटें वैकेंट गई थी, लेकिन जर्नल की नहीं गई थी। वो जो सीटें वैकेंट गई थी वो OBC की, SC ST की सीटें वैकेंट गई थी। क्यों? क्योंकि दिल्ली में OBC और SC ST के कैंडिडेट ही नहीं मिले थे। अब ज़्यादातर स्टूडेंट के माइंड में ये क्वेश्चन भी है, क्या अदर स्टेट वाले जिनके पास में सेंटर का OBC सर्टिफिकेट है वो क्या वहाँ पर OBC में आएंगे?
गलत धारणा बनी हुई है आपकी है। आप जनरल में काउंट होंगे, वो एक स्टेट की तरह है, उसका जैसे अदर स्टेट के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो हमारे पास में जब राजस्थान में कोई एग्ज़ाम देते हैं तो वो जनरल में ही काउंट होते हैं। तो दिल्ली का जिनका आपके पास में ओबीसी सर्टिफिकेट है वो ओबीसी में होगा, एससी एसटी का है वो एससी एसटी में होगा। ओके, अदर स्टेट के जितने भी साथी हैं वो जनरल में जाएंगे, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा बाद में करेंगे। ओके, देखिएगा मैथ की बात कर रहा था, लास्ट टाइम भी सीटें खाली थी, इस टाइम आरपीएससी की सीटें भी खाली गई थी। अब देखिएगा थोड़ा सा, देखो आपने पास में यहाँ पर एक और चीज़ है जो एनडीएमसी म्युनिसिपल वाली जो पोस्ट दे रखी है वो भी यहीं पर ऐड कर रखी है। देखिएगा मैथ्स की अच्छी खासी पोस्ट है, जो हमारे पास मैथ की टोटल सीट दे रखी है किसकी, मेल की, वो 540 है, फीमेल की कितनी है 568 है। और ये देखिए अब ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे पास में, आप सीटें अदर स्टेट वाले हैं वो सीटें ये ही मानकर चले, इनको आप आधार ना मानिए अपना कि भाई हमारे पास ये सीटें हैं। अदर स्टेट के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सीट मान के चलें कि हमारे पास कितनी है 231 है। ओके, और जो अपने पास में फीमेल की है वो कितनी है 192 है, और जो अपने पास में एनडीएमसी की है वो कितनी सीट्स हैं 3 सीट्स हैं। क्लियर बात समझ में आ गई होगी। आपका सेंटर का जो ओबीसी सर्टिफिकेट या एससी एसटी का जो सर्टिफिकेट बना हुआ है वो अलाउ नहीं है DSSB में, वो अपने आप में एक अलग स्टेट है। ओके, तो अपने पास में अलग स्टेट्स होने की वजह से आप वहाँ जनरल में काउंट होंगे। ओके, लेकिन हाँ ये बात बहुत अच्छी है कि जो DSSB होता है उस DSSB में अच्छा खासा वेतन मिलता है, TADA अच्छा खासा मिलता है, तो आपके लिए शानदार जॉब है, आप इसकी तैयारी कर सकते हो। 231 192 फीमेल कम नहीं है, ये सीटें बहुत ज़्यादा सीटें हैं, अदरवाइज बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ इतनी सीटें आती भी नहीं है। ओके, देखिएगा आगे। और जो बात कर रहे हैं इंग्लिश में भी देखो 413 379, लेकिन आपको लड़ना इन पे है। अदर स्टेट्स वालों की बात करें तो बाकी जो दिल्ली में SC ST के हैं उनके लिए अपने पास में ये दे रखा है। आगे आ जाओ, यदि मैं बात करता हूँ आगे, इंग्लिश का हो गया, और ये देखो SS का दे रखा है। SS में देखो हालांकि सीटें थोड़ी कम है, ज़्यादा आनी चाहिए थी, लेकिन हमारे पास में देखिएगा आप सीटें कितनी हैं 129 179, लेकिन लड़ना कितनी सीटों पे है 91 और 138। ओके, तो अभी तक जो सीटें देखने को मिली हमारे पास में, मैथ में अच्छी खासी सीटें थी। ओके, और हमारे पास में इंग्लिश में भी अच्छी खासी सीटें थी। हालांकि SS वालों के लिए थोड़ा सा दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि जो सीटें हैं वो कम आई हैं, लेकिन फिर भी ये सफिशिएंट है यदि आप अच्छे से तैयारी करते हो, मन लगा के तैयारी करते हो तो। ओके, आगे देखिएगा, हम बातें करते हैं। देखो सबकी जो निगाहें टिकी हुई है, लास्ट टाइम जो आया था वो टिकी हुई है नेचुरल साइंस पे। नेचुरल साइंस की वैकेंसी 183 है, मेल की और फीमेल की है 166। ओके, और अपने पास में 5 है जो NDMC वाली है, तो अपने पास में जो सीटें हैं वो ये हैं, लेकिन हमें लड़ना किन पे है, जो मेल कैंडिडेट है उनको 128 पे और जो फीमेल कैंडिडेट है वो 79 पे। सीटें कम है जरूर नेचुरल साइंस में, लेकिन लास्ट टाइम जो पेपर आया था वो बिल्कुल आसान पेपर था, इतना डिफिकल्ट भी नहीं था, कट ऑफ भी ज़्यादा नहीं थी। मैं पहले बता चुका हूँ, इस एग्जाम में जो आधार होता है वो पेपर के टाइम में टाइम मैनेज करते हुए क्वेश्चन को सोल्व करना होता है, ऐसा आपको माइंड में बैठाना पड़ेगा। ओके, आगे आ जाइए। अब आगे मैं बात करता हूँ, देखो संस्कृत की कितनी सीटें हैं, बहुत 338 सीट है, और फीमेल के लिए 120 है। देखो खूब सीटें हैं। ओके, और इसी प्रकार से आप इसमें पहुँच करके देख भी सकते हो। उर्दू की सीटें देखो। ओके, देखिएगा आगे ये सीटें देखो, ये किसकी दे रखी है, पंजाबी मेल की देखो, लेकिन ये अपने पास में OBC पे ही लड़ना। और टोटल जो वैकेंसी आई है वो टोटल कितनी है 5118, 5118 सीटें हैं। तो हमारा जो आधार है वो हम इन्हें ही मान के चलें कि हमारे ये जो सीटें हैं ना ये 5118 नहीं, आप मान के चलो इन सीटों को 2897। जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनकी बात कर रहा हूँ। ओके, रियल कंपटीशन आपका यही रहेगा, ये है या नहीं है कोई आपका वैल्यू नहीं रखता। मिनिमम क्राइटेरिया है, वो यदि क्लियर नहीं होगा तो आप वैसे ही बाहर हो जाओगे। जैसे हर बार स्टूडेंट्स होते हैं, पार्ट फर्स्ट में अच्छे खासे नंबर ले आए, लेकिन सेकंड पार्ट में पासिंग मार्क्स नहीं आ पाते, या फिर सेकंड पार्ट में अच्छे खासे नंबर ले आए, फर्स्ट पार्ट में 40 नहीं बने, तो वैसे बाहर हो गए। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। ओके, इसी के ऊपर आज हम बात करने आए हैं। ये तो आप सबने देख लिया होगा, लेकिन हम जो मेन बात करने आए हैं वो हम बात करने आए हैं कि किस हिसाब से हम हमारी रणनीति बनाते हुए चलें। ओके, तो देखिएगा एक बार के लिए,
देखो, आज हम बात करने वाले हैं कि जो अदर स्टेट्स वाले हैं, वो अदर स्टेट्स के जो स्टूडेंट हैं, दिल्ली के अलावा अदर स्टेट के जो भी स्टूडेंट हैं, वो ओबीसी में काउंट होंगे, एससी एसटी में काउंट होंगे, या जनरल में काउंट होंगे, या जो अपनी कैटेगरी स्टेट में उसी में काउंट होंगे। तो अभी से ये आप अपना वहम दूर कर लेना। जो स्टूडेंट दिल्ली के अलावा कहीं और के हैं, वो जनरल में ही काउंट होंगे। ऐसा मैंने एक दो यूट्यूब चैनल पे सर किसी स्टूडेंट ने कहा सर कि ऐसा बता रहे थे यूट्यूब चैनल वाले तो कि जिसके पास सेंटर का ओबीसी है वो वहाँ जाके ओबीसी में काउंट हो जाएगा। बिल्कुल गलत बात है ये। आप जनरल में ही काउंट होंगे अदर स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो। ओके, तो आप अदर स्टेट वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, मैं उनकी बात करूँ तो आप जनरल में काउंट होंगे, यूआर में काउंट होंगे, अनरिजर्व्ड कैटेगरी में शामिल होंगे। ओके, और जो दिल्ली के ही हैं वो अपनी अपनी कैटेगरी में, जैसे ओबीसी में हो गया, और अपने पास में एससी का एससी में, एसटी का एसटी में हो गया, और ईडब्ल्यूएस का ईडब्ल्यूएस में हो जाएगा। लेकिन जो अदर स्टेट्स वाले हैं वो हमारे पास किस में काउंट होंगे? जनरल में काउंट होंगे। ओके, अब देखिएगा, दे रखा है आपको क्लियरली कि एग्जाम में, चलो बाद में बात करेंगे वो, तो एग्जाम का जो पैटर्न है उसमें दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट फर्स्ट होता है, एक पार्ट कौन सा होता है? सेकंड पार्ट। इसमें भी कितने पार्ट्स दिए हुए होते हैं? इसमें भी अपने पास में 5 पार्ट होते हैं। तैयारी करने वाले हर एक स्टूडेंट को पता होगा वैसे ये बात, लेकिन मैं क्यों कर रहा हूं इसके भी थोड़े से मायने बताऊंगा मैं। ओके, देखो, सबसे बड़ा इश्यू रहता है इस पेपर में टाइम का। टाइम का कैसे? 20 क्वेश्चन आए पहले आपके पास, सपोज करो जीके के 20 क्वेश्चन आए, फिर आए मैथ के, फिर आए आपके पास में मैथ्स के, और फिर आ गए रीजनिंग के। ओके, फिर आ गए रीजनिंग के, फिर आ गए आपके पास लैंग्वेज, और 2 लैंग्वेज होती है, हिंदी और इंग्लिश। इन जनरल हम ये दोनों लैंग्वेज ही लेते हैं। ओके, 2 लैंग्वेज लेनी होती हैं तो हम इन जनरल इन्हीं लैंग्वेज के ऊपर बात करते हैं। और यहाँ पर भी 5 पार्ट आते हैं, और वो पांचों के पांचों जो पार्ट होते हैं वो 20 नंबर के होते हैं। कितने नंबर के होते हैं? कितने पार्ट होते हैं? देखिएगा, 5 पार्ट होते हैं ये। ओके, अब इसका एक रीजन क्या होता है? जब आपने ये 20 नंबर का पार्ट सोल्व कर दिया, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। ओके, तो कितने क्वेश्चन हो गए? 20 क्वेश्चन एक पार्ट में। जीके के 20 आए, 20 ही मैथ के आएंगे, 20 ही किसके आएंगे? रीजनिंग के 20 ही किसके आएंगे? हिंदी के 20 ही किसके आएंगे? इंग्लिश के आएंगे। ओके, और आपके पास जब आप इस पार्ट को सबमिट कर दोगे तब ही आप अगले को ओपन कर पाओगे। सबमिट करने का मतलब क्या है? इसको सबमिट कर दिया और मैथ सोल्व करने लग गए तो आप वापस से जीके वाले पार्ट पे नहीं जा सकते। आपको सपोज करो कि मैथ कर लिया और मैथ आपको डिफिकल्ट लगा, फिर आप रीजनिंग वाले पार्ट पे तभी जाओगे तब मैथ सबमिट हो गया, और रीजनिंग वाले पे पहुंचे और तब आपको पता लगा कि यहाँ इससे इस रीजनिंग से इजी तो मैथ ही थी, हम मैथ ही कर लेते, तो आप वापस मैथ पे नहीं जा सकते। इसका मतलब ये है कि आप उस पेपर को, उस पार्ट को उसी टाइम सोल्व करना है जैसे आप करते आ रहे हो। एक बार सबमिट हो गया तो आप वापस से उसे ओपन नहीं कर पाओगे। सेम पैटर्न इसमें है, और सेम पैटर्न ही आपके पास किसमें होता है? सब्जेक्ट में होता है। ओके, तो हमारे पास ऐसा ये कुछ पैटर्न होता है। हालांकि डिफिकल्ट मानते हैं, जो फ्रेशर्स स्टूडेंट है वो इसको बहुत डिफिकल्ट मानते हैं। ओके, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत इजी पैटर्न है। बस माइंड पे लोड और खत्म हो जाता है ऐसा होने पे, तो क्योंकि यदि सबमिट नहीं करेंगे तो अपने माइंड में ऐसा भागता है कि यार हो सकता है वो पीछे वाला मैं वापस से देख लूं, कर लूं, लेकिन यहां तो सबमिट हो गया तो आगे ही चलना है, पीछे चलना ही नहीं है, मुड़ के देखना ही नहीं है। तो सबसे अच्छा पैटर्न है, मैं तो मानता हूं ऐसा, लेकिन इसके लिए तैयारी भी थोड़ी अच्छी चाहिए होती है। मैं फिर कहता हूं, नॉलेज किसी भी परीक्षा में आधार नहीं होता है। आप यही देख लो, 2 से क्वेश्चन हो गए, कैसे कर पाओगे बताओ? 1 मिनट भी नहीं है एक क्वेश्चन के लिए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि बहुत सारी चीज़ें हैं वो हमारी मेमोरी में याद रहें, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से हो। यदि आप इन 200 क्वेश्चंस में से 50 से 60 क्वेश्चन डायरेक्ट टिक लगा पाते हो, बिना सोचे समझे, याद है हमें उनके आंसर्स, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। ओके, और ये चीज़ें हो सकता है कि भाई फर्स्ट पार्ट में ना हो, लेकिन सेकेंड पार्ट में तो ये चीज़ें करनी ही करनी पड़ेंगी। किसी का सेकेंड पार्ट बहुत अच्छा है तो भी आपको फर्स्ट पार्ट में 50 क्वेश्चन तो मिनिमम अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे, जिससे से आपके पास में 40 रह पाएंगे। और नेगेटिव और है, नेगेटिव कितना है?
1/4 नेगेटिव है और 40% इस पार्ट में चाहिए और 40% ही कौन से पार्ट में चाहिए, इस पार्ट में चाहिए। बहुत स्टूडेंट्स को देखा है सेकंड पार्ट है उसमें नंबर आ गए 100 में से 70, यहाँ नंबर रह गए कि 100 में से जो नंबर रहे वो 38 39 रह गए। तो नंबर कट ऑफ से दोनों मिला के बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, नहीं आ रहे। आरपीएससी टीजीटी राजस्थान की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें भी यही हुआ है। जीके में सभी के ऊपर थे लेकिन पेपर इतना, सब्जेक्ट का पेपर इतना टफ था कि किसी के 40% नहीं आए। इन दोनों को मिला के करें तो जिन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है उनसे ज़्यादा नंबर लाने वाले स्टूडेंट्स बहुत हैं, लेकिन इंडिविजुअल जो पार्ट दे रखे हैं उनमें नंबर्स नहीं आए। इसीलिए लास्ट टाइम जो वैकेंसी खाली गई थी उसका रीज़न क्या था, यही रीज़न था भाई। जो सीटें खाली गई थी उस सीटें खाली जाने का रीज़न क्या था, यही था कि सीट्स जो खाली जा रही है उनका रीज़न क्या है, ओबीसी एससी एसटी स्टूडेंट्स ही नहीं मिले तो वो अपनी सीट्स हैं वो क्या चली गई, खाली चली गई। ओके, आगे आ जाओ। अब मैं बात करता हूँ सीटेट की। ओके, ज़्यादातर स्टूडेंट इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर टिके हुए हैं। जो सीटेट है वो सीटेट की जो मान्यता है वो हमारे पास में लाइफ टाइम कर दी गई थी, ये आपको पता ही होगा। ओके, और इसमें चाहिए कौन सा होता है, टीजीटी होता है। उस टीजीटी में हमारे पास में जो सेकंड लेवल का जो आपके पास में क्या, जो सेकंड लेवल का जो पेपर होता है, जो सेकंड लेवल का जो पेपर होता है वो अपने को चाहिए। ओके, तो ये ध्यान रख लेना, सेकंड पेपर आपके पास में सीटेट क्लियर होना चाहिए। और एक चीज़ और बता देता हूँ, ज़्यादातर स्टूडेंट पासिंग मार्क्स करते हैं। पासिंग मार्क्स में भी क्या करते हैं कि जिसका 83 नंबर हैं, सीटेट की बात कर रहा हूँ, जिसके 83 हैं वो पासिंग है, वो क्या है, पासिंग मार्क्स लिखा, सर्टिफिकेट लिखा हुआ आएगा। लेकिन मैंने फिर से कहा है D++ भी है, तो D++ भी है तो क्या लफड़ा हो गया, लफड़ा ये है कि आपके पास ये स्टेट्स की है और अदर स्टेट में काउंट होंगे तो जनरल, और जनरल वालों को जो सीटेट में चाहिए, वो जनरल वालों को जो सीटेट में चाहिए वो अपने पास में कितना चाहिए, 90 मार्क्स। कितने चाहिए, 90 मार्क्स। विशेष कर ध्यान रखें, जिन स्टूडेंट का सीटेट क्लियर नहीं है या सीटेट क्लियर है लेकिन मार्क्स 85 हैं, 86 हैं, वो स्टूडेंट आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं हो गई। अदर स्टेट में जा रहे हो तो 90 मिनिमम होनी होनी चाहिए। और यही मैं कहना चाहूँगा कि 21 तारीख को जिन स्टूडेंट्स का पेपर है सीटेट का, वो ऐसा नहीं है कि 85 ले आए तो आप एलिजिबल हो जाओगे हर एग्जाम के लिए। नहीं, एनवीएस में एलिजिबल हो, केवीएस में एलिजिबल हो, D++ में नहीं हो। ओके, क्योंकि वहाँ जनरल में काउंट होंगे तो जो सीटेट है वो भी जनरल से फाइट होना चाहिए। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ये हो गया। अब मैं बात करता हूँ अपीयरिंग की। ये जो सीटेट दे रहे हैं, अभी जो 21 जनवरी को जो सीटेट लग रहा है, ओके, 2 दिन बाद जो पेपर है, क्या वो पेपर वाले इसमें एलिजिबल होंगे, क्वेश्चन मार्क है। इसके लिए मैं बता देता हूँ, अभी आपको सीटेट होगा, फिर आपके फॉर्म भरे जाएंगे। यदि अगर आपके पास में रिजल्ट जल्दी दे देता है, फरवरी के लास्ट में रिजल्ट दे देता है, ओके, और फिर आपके पास में यदि रिजल्ट दे देता है तो आप एलिजिबल हो जाओगे। ओके, और एलिजिबल हो जाओगे तो आप अपने आप में सौभाग्यपूर्ण मानना, ऐसा कुछ भी नहीं है। 99% पॉसिबिलिटी है कि आप एलिजिबल हो जाओगे जो इस बार दे रहे हैं। ओके, फिर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट टॉपिक की कि हमारा सिलेबस क्या रहेगा। सिलेबस D++ ने कुछ भी डिफाइन नहीं कर रखा। ओके, लास्ट टाइम क्या हुआ, पहले 11th-12th का आता था, अच्छा खासा पोर्शन 60% आता था, लोग पढ़ लेते थे, अच्छा काम होता था। लास्ट टाइम क्या हुआ, कॉलेज पोर्शन ज़्यादा दे दिया। जैसे ही कॉलेज पोर्शन ज़्यादा दिया तो जो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा तैयारी करके आए थे वो बेचारे रह गए। तो आपको दिल पे लेना नहीं है तैयारी को, सिलेबस को ऐसा मानना नहीं है कि ये फिक्स है, ये नहीं है। टॉपिक सारे पढ़ने हैं। अब आप क्या किस हिसाब से स्ट्रेटजी बना रखी है वो आपके ऊपर है। ओके, लेकिन यदि सपोज करो क्वेश्चन पेपर इजी आ जाता है, कोई टॉपिक आपने छोड़ दिया और उसी टॉपिक से इजी क्वेश्चन आ गया जो सभी ने सही कर दिया और आपका सही नहीं हुआ, तो टॉपिक कोई नहीं छोड़ना है। मोटे तौर पे हर टॉपिक को पढ़ना है, लेकिन जहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा उठ करके आते हैं उन क्वेश्चंस को हमें पढ़ना ही पढ़ना है। ओके, तो हम आज के लिए इतना ही करेंगे। बाकी हम को ऐसी जानकारी चाहिए जो हम अभी फर्स्ट पेपर का जो फर्स्ट पार्ट है हमारा, फर्स्ट पार्ट में हिंदी, रीजनिंग और मैथ के प्रीवियस ईयर के शॉर्ट ट्रिक के ऊपर क्वेश्चन सोल्व करवाएंगे कि जिससे आप इजी वे में कम समय में क्वेश्चंस को कर पाओ। तो आप ये सब जानकारी आपको मिलती रहेंगी।
और आप उन क्लासों को देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे जब भी ये क्लासें डलेंगी 1-2 दिन में, आज तो व्यवस्था नहीं हो पाएगी, कल से जैसे ही हम कल या परसों से जैसे ही क्लासें डालेंगे, प्रीवियस ईयर के कम से कम जो क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करना आप, और आपको लगेगा कि हम कहाँ हैं कहाँ नहीं है, कितने टाइम में हम क्वेश्चंस को सोल्व कर पा रहे हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।